A very good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to start the reproductive organs part 2. ठीक है, अभी तक हमने internal और external डिस्कस कर चुके हैं. Now we are going to discuss about the accessory reproductive organs. ठीक है, तो accessory reproductive organs वो organs हैं जो कि डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ में हेल्प नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्टली ये हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये किस चीज में हेल्प करते हैं? मदर और फीटस या मदर और बेबी दोनों की हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं. क्योंकि जैसे जैसे ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे बेबी को उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा. जैसा कि हम सब जानते हैं कि 6 मंथ के लिए बेबी मदर के ब्रेस्ट फीड पर ही सरवाइव करता है. हालांकि वो कर सकता है दूसरे मिल्क पर भी या दूसरी चीजों पर भी, लेकिन द बेस्ट थिंग फॉर द बेबी इज, और वी कैन से दैट द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर द बेबी इज मदर्स ब्रेस्ट मिल्क. सो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये मदर और फीटस दोनों की हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट on the behalf of mother and the baby too. क्योंकि अगर जो मदर 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड कंटिन्यूअस कराती है अपने बेबी को, ठीक है, उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है. हम सब जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट हो जाती है. ठीक है, मदर की मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ नॉर्मल रहती है. ठीक है, कैसे नॉर्मल रहती है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई मदर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के एडवांस एनवायरनमेंट में या एडवांस जमाने में कह सकते हैं आप कि मदर्स को ऐसा लगता है या कि अगर वो ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो उनका फिगर खराब हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगी तो उनके फिगर पे इफेक्ट आएगा. क्यों इफेक्ट आएगा? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जब स्टोर होने लगता है और ब्रेस्ट फीड नहीं कराता है कोई, ठीक है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, स्टोर हो जाता है और ब्रेस्ट उसकी वजह से क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है. टाइट हो जाता है प्लस स्वेलन हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, सॉरी. ठीक है, स्वेल हो जाता है. जब ब्रेस्ट स्वेल हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो एक टाइम पे इतना ज्यादा टाइट हो जाएगा तो कि वो प्रेस तक नहीं कर पाएगा, आप पैल्पेट तक उसको प्रॉपर नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से बेबी सक नहीं कर पाता है. टाइट ब्रेस्ट को बेबी सक नहीं कर पाता है, टाइट निपल हो जाता है. ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती है, क्योंकि अब वो अगर प्रेस करके भी अपना मिल्क बाहर निकालेगी तो वो नहीं निकाल पाएगी, उसको इतना ज्यादा पेन इंक्रीज हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी. ठीक है, सिस्ट टाइप के अंदर बन जाएंगे. तो इन सारी कंडीशन की वजह से क्या होता है, ऑलरेडी मदर को पेन रहता है, अगर वजाइनल डिलीवरी है तो भी एपिजियोटमी में पेन होता है, और अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो जो कट हुआ है एब्डोमेन में, ठीक है, जो सिजेरियन हुआ है, सेक्शन हुआ है, उसमें पेन होता है. तो ऑलरेडी वो इतने पेन से होकर गुजर रही होती है, और अगर ब्रेस्ट में भी इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी तो ना कि वो लेट पाएगी, ना वो ब्रेस्ट फीड करा पाएगी, और ना ही वो कंफर्टेबल फील कर पाएगी. ठीक है, ब्रेस्ट हैवीनेस फील होगा, ब्रेस्ट में बहुत हैवीनेस फील होगा. तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. एंड वन मोर थिंग, जैसे जैसे कि वो ब्रेस्ट फीड अगर 6 मंथ कंटिन्यूस कराती है तो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है. वो 1 ईयर तक प्रेग्नेंट नहीं होती है. ठीक है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है हमारा क्या, ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, कंटिन्यूअस, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, अब इसकी देख लेते हैं एनाटॉमी. सो पहले वाले लेक्चर में भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, पहले वाले इन द सेंस मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में कर चुकी हूँ एक्सप्लेन अबाउट द ब्रेस्ट. तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि ब्रेस्ट, हम सिंपल सी चीज जानते हैं कि 2 ब्रेस्ट हैं. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, बायलेटरल है, सिंपल सी चीज है. ठीक, स्वेट, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है हमारा ब्रेस्ट. ठीक है, मेल में क्या होता है, इमेच्योर होता है, बट फीमेल में क्या होता है, रूडिमेंट्री होता है. रूडिमेंट्री मतलब पहले तो इमेच्योर होता है,
प्यूबर्टी आते 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 मेच्योरिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ब्रेस्ट है वो अपने आप ही मेच्योर होने लगता है। सो इसी जो ब्रेस्ट के मेच्योर होने से ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, ठीक है, ब्रेस्ट का शेप चेंज होता है, उसका जो लुक है वो चेंज होता है। तो ये सारी चीजें देखने पे पता चलता है कि सेकेंडरी डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। तो प्यूबर्टी से पहले मतलब 13-14 एज से पहले प्राइमरी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। 13-14 एज के बाद सेकेंडरी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई गर्ल्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, गर्ल्स की वॉइस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है एज कम्पेयर टू द बॉयज, ठीक है। गर्ल्स के ब्रेस्ट में चेंजेस हो जाता है, प्यूबिक हेयर्स निकलने लगते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, कह सकते हैं पेल्विक पोर्शन, हिप पोर्शन, तो वो ब्रॉड होने लगता है, ठीक है, चौड़ा होने लगता है। तो ये सारी चीजें किसका साइन है, सेकेंडरी डेवलपमेंट का साइन है, उसमें से एक ब्रेस्ट भी आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए प्यूबर्टी के बाद जब 13-14 एज आ जाती है किसी भी गर्ल की, तो ब्रेस्ट उस टाइम पे कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है, हो जाता है, आई मीन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फीमेल मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो फीमेल मेमोरी ग्लैंड अब कहाँ तक कह सकते हैं कि सिचुएटेड है, तो जैसा कि मैंने रिप्स का एक डायग्राम दिखाया है, तो इन्होंने बोला है कि सेकेंड रिप से स्टार्ट है, 1 and 2, दिस सेकेंड रिप से स्टार्ट होता है 6 रिप तक, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का, तो वो फर्स्ट रिप से कवर करता है, 6 रिप तक कवर कर लेता है, ये हो गया, ठीक है। सेम इसमें भी फर्स्ट रिप से कवर करेगा, ठीक, कहाँ तक, 6 रिप तक, ये यहाँ पे कवर हो गया। इसको बोलते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो हॉरिजेंटली ये तो था ऐसे वाला, वर्टिकली, ठीक है। अब हॉरिजेंटली देख लेते हैं ऐसे वाला। तो हॉरिजेंटली जेंटली ये कहाँ तक होता है, लेटरल बॉर्डर, लेटरल मीन्स साइड वाला बॉर्डर, साइड वाला बॉर्डर मीन्स ये वाला, कलर चेंज कर देती हूँ, ये देखिए ये है आपका लेटरल बॉर्डर, साइड वाला बॉर्डर ये है साइड वाला, ठीक है, एक्सिला के पास वाला बॉर्डर, ठीक है। लेटरल बॉर्डर से स्टार्ट होता है, ठीक, मीडियल बॉर्डर तक, ये है मिड लाइन, ये स्टर्नम है आपकी, ये वाली जो बोन है ये आपकी स्टर्नम में हम सब जानते हैं, जिसको हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो चेस्ट बोन तक ये एक्सटेंड रहता है, ठीक है, लेटरल बॉर्डर से, ठीक है, चेस्ट बोन के लेटरल साइड में ये फैला रहता है, एक्सटेंड रहता है। तो ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल, और इससे पहले हमने रिप्स वाला जो पढ़ा था वो था वर्टिकल। नेक्स्ट मूव टू दी, अब इसका शेप कैसा होता है, तो हेमिस्फेरिकल शेप का होता है, या तो आप डोम शेप्ड भी बोल सकते हो, गुम्बद की तरह होता है, डोम शेप्ड, ठीक है। लोकेशन सुपरफिशियल पेक्टोरियल एरिया रीजन में होता है, तो चेस्ट कैविटी के पास होता है, तो वो पेक्टोरियल रीजन हमारा हो गया, ठीक है। अगर ब्रेस्ट को डिवाइड किया जाए तो ब्रेस्ट 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, देख लेते हैं कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं हमारे। ये देखिए मैंने इस इमेज में दिखाया है, मिड मीडियल निपल से इन्होंने डिवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है, एक ये पार्ट हुआ एक ये पार्ट हुआ, बट इन्होंने हॉरिजेंटली डिवाइड नहीं किया हुआ, तो मैं इनको हॉरिजेंटली डिवाइड करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवीजन है वो अभी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है लेटरल, दूसरा है मीडियल, ठीक है। लेटरल मीन्स साइड, तो ये एक्सिला के पास है, ये जो एक्सिला है इसके पास है, इसलिए इसको लेटरल बोला गया है। लेटरल कहीं पर भी आएगा तो उसको आप साइड ही समझिएगा, लेटरल का मीनिंग, सेकेंड मीनिंग होता है साइड में, ठीक है। मीडियल का मीनिंग होता है मिड में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, 2 ब्रेस्ट के बीच में है ये वाला एरिया, इसी वजह से इसको मीडियल बोला गया है। अब लेटरल का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं अपर लेटरल, नीचे वाला लोअर लेटरल। सेम मीडियल में, मीडियल का अपर पोर्शन अपर मीडियल एंड लोअर पोर्शन लोअर मीडियल, ऐसे ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक है वो हमने तो पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लाए कहाँ तक ये सीमित है, अगर डीपली हम देखें, ठीक है, डीप पोर्शन में देखें तो कहाँ तक ये सीमित है, तो ये डीप फेशिया में सीमित है। देखिए ये डीप फेशिया इसका एंड पॉइंट है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं डीप फेशिया, ठीक है। तो डीप फेशिया तक इसका एंड पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, डीप फेशिया। हमने वर्टिकली भी पढ़ लिया, हॉरिजेंटली भी पढ़ लिया, और हमने इसका डीप पोर्शन भी पढ़ लिया कि कहाँ तक डीप है, ओके।
इसके पास एक स्पेस होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन कलर करती हूँ मैं, ये जो जितना भी ये पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेस। कौन सा स्पेस? रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मीन्स होता है बैक साइड, ठीक है, तो ये ब्रेस्ट के बैक साइड में है। मेमोरी मीन्स मेमोरी ग्लैंड के बैक साइड, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स हैं बहुत सारी, ठीक है, ये सब हमारी मेमोरी ग्लैंड्स है, तो मेमोरी ग्लैंड्स के बैक साइड में सिचुएटेड है, ठीक है। रेट्रो मीन्स बैक साइड, किसके बैक साइड? मेमोरी ग्लैंड के बैक साइड। क्या क्या प्रेजेंट है? स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। इस स्पेस को सपोर्ट करता है हमारा कौन सा टिश्यू? एरियोलर टिश्यू, ठीक है। इन स्पेस के पास जो होते हैं जितने भी टिश्यूज होते हैं वो होते हैं एरियोलर टिश्यूज। और एरियोलर टिश्यूज की प्रॉपर्टी क्या है कि ये ब्रेस्ट को मूव कराने में हेल्प करते हैं। अगर आप चाहो तो ब्रेस्ट को पुल भी कर सकते हो, ठीक है, पुश भी कर सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो, लेटरल साइड में भी मूव करा सकते हो, ठीक है। तो ये मूवमेंट कौन अलाउ कर रहा है? हमारा एरियोलर टिश्यू अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं निपल। सो आउटर एरिया, वो तो अभी तक हमने इनर एरिया को डिस्कस किया है, अब हम देखेंगे आउटर एरिया। सो आउटर एरिया में देखते हैं, तो आउटर आउटर एरिया में आपको सिंपल सी चीज है, देखने पे क्या मिलेगा? निपल मिलेगा, ठीक है। सो ये निपल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये निपल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक पाथवे है मिल्क को बाहर निकालने के लिए। अगर निपल नहीं हुआ तो क्या होगा? बेबी किस चीज को पकड़ेगा? क्योंकि सब कुछ तो फ्लैट होगा, तो बेबी किस चीज को ग्रास्प करेगा, ठीक है। तो निपल का शेप क्या है? कोनिकल शेप का होता है ये, ठीक है। फॉरवर्ड आगे की साइड प्रोजेक्ट करता है, ये आगे की साइड आपको दिखता है, प्रोट्यूड निकला हुआ है आगे की साइड, ठीक है। 15 से 20 इसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। 15 पर निपल में 15 से 20 पोर्स होते हैं। वो फोर्स इसलिए होते हैं जिससे कि मिल्क बाहर आ सके, ठीक है। वो एक रास्ता है मिल्क को बाहर निकालने का, ठीक है। इससे अटैच होती है, ये देखिए निपल, तो हमने पढ़ लिया निपल से अटैच हमारी होती हैं लैक्टिफेरस डक्ट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। निपल के बाद कौन सा एरिया आता है? एक ब्लैक पोर्शन आता है, आपने देखा होगा कि निपल के आसपास जो ब्लैक पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एरियोला। ब्लैक और ब्राउन जैसा भी एरियोला, ठीक है। तो ये एरियोला जो है ब्राउनिश कलर का होता है, हमें सबको पता है, ठीक है। तो ये मिल्क के कहाँ होता है? सराउंडिंग में होता है, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? ये एरियोला में छोटे 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 डिम्पल टाइप के, या कह सकते हैं छोटे 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 पिंपल्स दिखने लगते हैं, वो एक साइन होता है, ठीक है। सेकेंडरी एरियोला में चेंज होने का एक साइन होता है, वो एक साइन होता है कि मिल्क का अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रेस्ट हैवी हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं लोब्स, ठीक है। तो अब लोब्स क्या है? लोब्स जो होते हैं हमारे, वो हमें मिलते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड कहाँ गई हमारे पास? देख लेते हैं एक बार। ये सब है हमारी मेमोरी ग्लैंड, ये देखिए ये सारी, ओ ब्लैक से दिखाती हूँ, ये जो है ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये मेमोरी ग्लैंड है। और ये जितने भी ग्रेप्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये है लोब्यूल्स, सॉरी लोब्स, ठीक है। ये लोब्स कितने होते हैं पर मेमोरी ग्लैंड, यानी पर एक इस ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स होते हैं, ठीक है। हर ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स होते हैं। अब इनका काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क को अपने अंदर प्रोड्यूस करना। अब ये मिल्क प्रोड्यूस तो कर चुके हैं, ठीक, लेकिन हमें एक पाथवे भी चाहिए जो उस मिल्क को निपल तक पहुंचा सके। उस पाथवे को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। ये जो पाथवे है ये सब हमारी क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट। ये डायरेक्टली अटैच होती है निपल और मेमोरी ग्लैंड से। जितना भी मिल्क मेमोरी ग्लैंड में बनता है, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ, वो लैक्टिफेरस डक्ट से गया किसके अंदर? निपल के अंदर। और जैसे ही बच्चे ने इस पे सक किया, बस फिर क्या हुआ? मिल्क का आउटर सिक्रीशन होने लगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ब्रेस्ट की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट की जो मेमोरी ग्लैंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, ठीक।
बट मिल्क प्रोडक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए हमारे पास एक पाथवे होता है, दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि डायरेक्टली निपल से अटैच है, और निपल किसके थ्रू सक किया जा रहा है, बेबी के थ्रू, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजियोलॉजी पे। तो फिजियोलॉजी हम देखते हैं किसकी, सेलुलर रिप्रोडक्शन की। हम सभी जानते हैं कि जितना भी हमारी बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है, ठीक। विदाउट सेल्स कोई भी बॉडी नहीं बन सकती है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे सेलुलर रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है, ठीक है। सेल्स का रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें पता होना चाहिए कि सेलुलर रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। किसी भी जिंदा चीज, लिविंग, ठीक है, थिंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको अपने आप को रेप्लिकेट करना है। मतलब जैसे कि एक सेल से दूसरा सेल डिवाइड, दूसरा सेल से तीसरा सेल डिवाइड, ऐसे बहुत सारे सेल्स बन के एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हमारी जो फिजियोलॉजी है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें हम पता करेंगे कि किस तरह से सेल डिवाइड हुए हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कौन से ऐसे सेल्स पे रिप्रोडक्शन डिपेंड हो रहा है, ठीक है, किस ऑर्डर में हो रहा है, किस फिनोमेना में हो रहा है, और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कौन कौन से बेसिस पे हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि सेल का डिवीजन इन फीमेल्स, ठीक है। मेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम मेल वाला कंप्लीट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तब। अभी यहाँ पे हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, oogenesis। सो ऊ मीन्स एग या ओवम, दिस ऊ मीन्स ओवम, एंड दिस जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है। अगर इस वर्ड को हम तोड़ दें तो ऊ हमारे पास अलग आ जा रहा है और जेनेसिस हमारे पास अलग आ जा रहा है। तो ऊ जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एग कह सकते हो आप, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एग। सो डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेच्योर फीमेल गैमेट, ठीक है, मेच्योर फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का मतलब होता है फीमेल एग, ठीक है, जिसको हम ओवम बोलते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा कि ओवम और स्पर्म जाके मिलते हैं तब जाके एक बेबी बनता है, ठीक है। वही ओवम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओवम बना कैसे। पहले तो ओवम ही बनेगा ना, तभी तो वो स्पर्म से मीट करेगा, ठीक है। तो पहले ओवम कैसे बना वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब कहाँ बनता है, आगे कैसे बन रहा है, वो हम कई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, कई चीजों में, ठीक है। कहाँ बन रहा है ओवम, प्लेस ऑफ द मेचुरेशन, सॉरी ये ओवम नहीं होगा, ये ओवरी होगा, ठीक है, ओवरी में बन रहा है, ठीक। ये रही हमारी फीमेल ओवरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 2 ओवरीज हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ओवम बनेगा, वो बाद में स्पर्म से जाके मीट करेगा, ठीक है। तो प्लेस ऑफ द मेचुरेशन ओवरी के अंदर, किसमें हो रहा है, ओवरी के अंदर, ठीक है। किस तरह से हो रहा है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारा कौन बना रहा है, ओवम बना रहा है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज पहले मल्टीप्लाई हुई होगी, बहुत सारी बन गई होगी, बहुत सारी बनने के बाद उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद वो अपना काम करने के लिए मेच्योर हो गई होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, 3 फेज में डिवाइड है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हमें पता करना है, सबसे पहले हमें इतना तो पता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिलते हैं और क्या होता है, एक बेबी बनता है, ठीक है। स्पर्म और ओवम मिलते हैं और एक कौन बनता है, बेबी बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये ओवम बना कैसे है। इस ओवम के फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis, ठीक है। कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है, ठीक है, ओवरी में बनता है, ओके।
किसके थ्रू बनता है? 3 प्रोसेस के थ्रू बनता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब फीटल लाइफ होती है, जब बेबी मदर के अंदर होता है, वूम के अंदर, पेट के अंदर कह सकते हो, यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, ओवरी के अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा होता है, ठीक। ओवरी की जो लेयर है, आउटर लेयर जिसे हम बोलते हैं, उसका नेम है जर्मिनल इपिथीलियम, ठीक है। इपिथीलियल लेयर होती है, उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है जर्मिनल। क्यों? क्योंकि किसी चीज को ये क्या कर रही है, जर्म सॉरी कह सकते हैं कि अम, किसी चीज का फॉर्मेशन कर रही है, जनरेशन कर रही है। जर्मिनल से बना जनरेशन, किसी चीज को जनरेट कर रही है, ठीक है। अब किस चीज को जनरेट कर रही है वो आगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज में हमने बताया कि फीटल लाइफ के टाइम पे, जब बेबी मदर की एब्डोमेन के अंदर होता है, पेट के अंदर होता है, उस टाइम पे ओवरी अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। उसकी जो आउटर लेयर है, जिसको हमने जर्मिनल एपिथेलियम बोला, उसके सेल्स बहुत स्पेशल होते हैं और साइज में थोड़े बड़े होते हैं बाकी सेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। वो सेल्स का स्पेशल वर्क भी होता है। क्या स्पेशल वर्क होता है वो देख लीजिए, ठीक है। जो आउटर लेयर थी उसने क्या किया, उसने डिवाइड किया, बहुत सारे सेल्स बनाए, ठीक है। उसने क्या किया, सेल्स बनाए, उन सेल्स को क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करने पर उन सेल्स का नाम क्या हुआ, उगोनिया, ठीक है। वो स्पेशल सेल्स थे, वो सेल्स आगे चल के क्या होंगे और आगे ओवम बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी चीज है, ठीक है। oogenesis हम पढ़ रहे हैं। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। ओवम फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो ओवरीज हैं, ठीक है, ओवरीज क्या कर रही हैं, ओवरीज की जो आउटर लेयर है, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोल रहे हैं, उनके सेल्स ने क्या किया, डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर एक स्पेशल सेल बनाए, ठीक है, जिनको हम मदर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये मदर सेल का जो मेन नेम है, उसका नाम है ऊगोनिया। अगर कहीं पर भी आता है कि ऊगोनिया या मदर सेल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो उसने मदर सेल को पहले बनाया। ये था हमारा मेच्योरेशन फेज। तो कौन मेच्योर हुआ, मदर सेल मेच्योर हो गई। सेकेंड वाला फेज हो गया हमारा ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, ग्रोथ फेज में सिंपल सी चीज है, जो बना है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होगा। तो जब ऊगोनिया बन गया, तो ऊगोनिया बना और वो उसका ग्रोथ हुआ। ग्रोथ उसकी जो हुई है, ग्रोथ में वो क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने क्या बोला, प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oocytogenesis। जब ऊगोनिया प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, oocytogenesis, ठीक है। फिर ये जो प्राइमरी oocyte है, वो आगे चल के भी किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट होगा, सिंपल सी चीज है, स्टॉप तो नहीं हो जाएगा। तो ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ, किसके थ्रू कन्वर्ट हुआ, ग्रेनुलोसा सेल्स फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स के थ्रू कन्वर्ट हुआ। अभी मैं आपको इमेज में सब कुछ क्लियर करूंगी, फिलहाल आप इतना थ्योरी में नोट्स बनाने के लिए पढ़िए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ फेज में क्या हो रहा था, ग्रोथ फेज में हमारे मदर सेल बन चुके थे, वो मदर सेल फिर से कन्वर्ट किसमें हुए, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुए। प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होने के बाद छोड़ दीजिए उसे, यहाँ पे आ गए। ये प्राइमरी oocyte किसके थ्रू कन्वर्ट हुए, ग्रेनुलोसा सेल्स के थ्रू कन्वर्ट हुए। ग्रेनुलोसा सेल्स ने क्या किया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड की, जिसकी वजह से आगे भी डिवीजन होता चलेगा। देखते हैं कैसे हो रहा है डिवीजन। थर्ड फेज आ गई हमारी, डिवाइड हो गई बहुत सारी चीजें। अब थर्ड फेज हमारी आ गई, इसमें हम देखेंगे मैच्योरेशन फेज, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी oocyte बना था, ठीक है, अब वो मेच्योर होगा। तो मेच्योर कैसे होगा, दो प्रोसेस, दो डिवीजन के थ्रू मेच्योर होगा, फर्स्ट डिवीजन एंड सेकेंड डिवीजन। जो फर्स्ट डिवीजन है उसको हमने बोला माइटोटिक मियोटिक डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। एंड जो दूसरा वाला है उसको हमने बोला सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। ये हमारा बेसिक डिवीजन है, ठीक। सो थर्ड है हमारा मैच्योरेशन फेज।
सो मैचुरेशन फेज जो है सिंपल सी चीज है, इसमें जो हमारा प्राइमरी oocyte बना था, ठीक है, ग्रोथ में और मल्टीप्लाई वाले में, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी oocyte ग्रोथ वाले में बन गया, वो अब क्या होगा, मेच्योर होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है मैचुरेशन फेज। सो कैसे मेच्योर हो रहा है, क्यों मेच्योर हो रहा है, ये हम डिस्कस करते हैं। सो मैंने आपको बताया कि वो मेच्योर होगा, बट मेच्योर वो अपने टाइम पे होगा, ये नहीं कि कंटिन्यूअस मेच्योरिटी उसकी होती चली जा रही है। कब होगा मेच्योर, देखिए बताती हूँ कब होगा। ग्रोथ फैक्टर के बाद मैच्योरेशन फैक्टर रुक जाता है, ठीक है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि अभी नीड नहीं है। जब कोई भी गर्ल 12 से 15 के बीच में उसकी एज हो जाती है, ठीक है, उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी एज, राइट, ठीक है। तो जैसे ही प्यूबर्टी कंप्लीट होती है, मैचुरेशन फेज एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। और वो मैचुरेशन फेज करता क्या है, जो हमारा हमारा जो प्राइमरी oocyte बना था, ठीक है, उसका डिवीजन स्टार्ट करता है। डिवीजन किस फॉर्म में हो रहा है, मियोसिस के फॉर्म में हो रहा है ना। माइटोसिस मियोसिस हम जानते ही हैं, हमने 12th में पढ़ा ही है, ठीक है। तो मियोसिस के फॉर्म में हो रहा है। तो अब जो मैचुरेशन है वो डिवीजन के साथ साथ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कैसे डिवीजन हो रहा है, दो पार्ट में डिवीजन हो रहा है, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में बनेगी पोलर बॉडी, जो कि प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड में बनेगी हमारी सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो पोलर बॉडी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकती है, सिंपल सी चीज है। न्यूक्लियस नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगी। पर सेकेंडरी oocyte के पास क्या होता है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो जब अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। फर्स्ट हमारी पोलर बॉडी थी, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं। सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी oocyte आ गया, ठीक है। अभी तक हमारा प्राइमरी oocyte चल रहा था। जैसे ही मियोसिस हुआ, जैसे ही प्राइमरी oocyte ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मेच्योर करने के लिए, ठीक, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी oocyte आगे चल के फॉलिकल्स की हेल्प से, अब आप सोच रहे होंगे ये वर्ड फॉलिकल क्या है, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू डिस्कस करूंगी, ठीक है। फॉलिकल की हेल्प से ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है। और जैसे ही ये ओवरी से बाहर निकलता है, 75 आवर्स के अंदर अंदर, 74 आवर्स के अंदर अंदर, सॉरी 74 आवर्स के अंदर अंदर क्या होता है, स्पर्म अंदर अगर पहुंच गया और इन दोनों का लिंक हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, कंसीव। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगी कंसीव, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये जो मैंने आपको बताया, ये डिस्कस करेंगे हम इस डायग्राम के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमारे पास 3 फेज थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्या रहा था, oogenesis हो रहा था। oogenesis मतलब ओ मतलब एग, जेनेसिस मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा था। एग क्या है, ओवम, ठीक है। ये ओवम बनाने के लिए सारा प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। जो 3 फेजेस के थ्रू कंप्लीट हो रहा था। फर्स्ट फेज था हमारा मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड फेज था हमारा ग्रोथ, एंड थर्ड था मेच्योरेशन, ठीक है। फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ कि जो हमारे oogenesis में ये जो हमारा जर्मिनल सेल्स थे, ठीक है, ओवरी के जर्मिनल सेल्स थे, उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो बन गया प्राइमरी गोनिया, उगोनिया बन गया, ठीक है। सॉरी, प्राइमरी oocyte बना था, ठीक है। फिर ग्रोथ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ग्रोथ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाले पार्ट में जैसे ही प्राइमरी बनने से पहले क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस मियोसिस जो होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा था, oogonia जो हमारा था वो प्राइमरी oocyte में चेंज किसके थ्रू हुआ, माइटोसिस के थ्रू हुआ, ठीक है। यहाँ से हमारा ग्रोथ स्टार्ट हो गया। ग्रोथ स्टार्ट होने पर ग्रोथ ने क्या किया, इसको आगे फेज में, प्रोफेज में लेके गया, ठीक है। उस लास्ट हमारा क्या था, मैचुरेशन। मैचुरेशन होने से पहले ही क्या हो गया, ग्रोथ अपने आप ही रुक गई, ठीक है। ग्रोथ रुक गई। और ग्रोथ कंटिन्यू कब हुई, जब कोई भी गर्ल 12 से 15 की एज को क्रॉस कर जाती है या एंट्री करती है, ठीक है। तब हमारा क्या स्टार्ट होता है, मैचुरेशन फेज, ठीक है। मैचुरेशन फेज हमारा तब स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब मैचुरेशन फेज जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो मैचुरेशन फेज में 2 डिवीजन आते हैं। फर्स्ट हमारा है कौन सा, फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस डिवीजन,
एंड सेकेंड पोलर बॉडी वो सेकेंड oocyte meiosis डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक हमने ये वाला चीज डिस्कस कर ली। अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे अभी मतलब है। ठीक, ये जो सेकेंडरी oocyte है जो कि हमारा ओवम बनाएगा आगे चल के, ठीक, वो बना कैसे रहा है? वो अकेले नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है, और फूड कौन देगा? ये वाला फॉलिकल। मैंने आपको बताया ना कि फॉलिकल रिलीज करता है इसे। ठीक है, ये फॉलिकल क्या करेंगे? फूड इसको देंगे। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही फॉलिकल्स फूड दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसीलिए इनका क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है और ये स्टेजेस आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये वाली फॉलिकल डेवलपमेंट एक बार देख लेते हैं। फॉलिकल एक्चुअली होता क्या है? पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉलिकल क्या होता है। फॉलिकल हमारी ओवरी के अंदर ही रेजिडेंशियल कह सकते हैं सेल्स होते हैं, जो पहले से सेल होते हैं, उनका कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, वो नेचुरली डेवलप्ड होते हैं हमारे ओवरीज के अंदर। ठीक है, उनको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। उनका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है oogenesis, ये फॉलिकल्स क्या करते हैं? इन इस oogenesis के ये प्राइमरी सेल्स को कह सकते हो आप, या इन सेल्स को क्या करते हैं? सराउंड कर लेते हैं। ठीक, अब आप ये जो पोर्शन देख रहे हो ना डार्क रेड वाला, ये हमारा प्राइमरी oocyte है। और ये जो सराउंडिंग वाला पोर्शन देख रहे हो ब्लैक वाला, ये वाला सराउंडिंग, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो बड़ा वाला, ये किसने, ये कौन है? यही है हमारे फॉलिकल्स। इनको सराउंड किया हुआ है फॉलिकल्स ने। क्यों? क्योंकि सराउंड करने के बाद ये प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन, इस पोर्शन को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को न्यूट्रिशन देते हैं और इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक हमारा जो फॉलिकल है वो इसको सराउंड करता रहेगा। ठीक है, इसके आसपास घूमता रहेगा। अब मेनली होता क्या है कि जैसे ही हमारी स्टेज बढ़ती जाती है फॉलिकल बढ़ते जाते हैं। ठीक है, फॉलिकल कई तरह के होते हैं। प्रीमोडियल मतलब प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्रीमोडियल सिंपल फॉलिकल होते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल, ये देखिए जो ब्लू वाली लाइन है उसने रेड वाले पोर्शन को कवर कर लिया। तो प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, पहले फॉलिकल की लेयर ने कवर कर लिया। ठीक है, जैसे कि ये हमारा था और हमारे फॉलिकल की ऐसे ऐसे लेयर बन गई इसके आसपास। ठीक है, तो ये हो गई प्राइमरी फॉलिकल्स की लेयर। ठीक है, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती गई वैसे वैसे फॉलिकल की लेयर बढ़ती गई। फिर आते हैं हमारी ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल कौन सी स्टेज में स्टार्ट हो रहा है? हमारी ग्रोथ स्टेज में स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ग्रोथ स्टेज स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रोइंग फॉलिकल स्टार्ट हो गया। अब जो सेकेंड लेयर बनी फॉलिकल की, ये देखिए, ये जो फॉलिकल की सेकेंड लेयर बनी इसको हमने बोला ग्रोइंग फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, जो इसको कंटिन्यूअस फूड दे रहे हैं और ये अपना साइज बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हमारा मेच्योर फॉलिकल। ये कब स्टार्ट हुआ? ये मेच्योर फॉलिकल कब होगा? जब हमारा मेच्योरेशन वाली स्टेज स्टार्ट होगी। ठीक है, मेच्योरेशन वाली स्टेज कब स्टार्ट हो रही थी? जब हमने प्यूबर्टी क्रॉस कर ली थी। प्यूबर्टी क्रॉस करने के बाद मेच्योरेशन स्टेज स्टार्ट हुई, उसी टाइम पे ये वाला फॉलिकल बनना स्टार्ट हुआ, जो कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा थर्ड फॉलिकल है, जिसे हम टर्शरी फॉलिकल बोलते हैं। अब इसके बाद फॉलिकल्स के पास स्पेस, अंदर प्राइमरी फॉलिकल के पास अंदर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अंदर जो ये प्राइमरी जो हमारा ये है oocyte, इसके पास अब ये बड़ा होता जा रहा है, अपनी ग्रोथ करता जा रहा है और हमारी जो पहली वाली फॉलिकल की लाइन थी इसके पास अब स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब स्पेस नहीं बचेगा और अंदर वाली चीज बढ़ती चली जाएगी तो आखिरी में क्या होगा? रप्चर हो जाएगा, फट जाएगी लेयर। ये लेयर फट गई और हमारा जो oocyte था वो फॉलिकल से बाहर आ गया। इस बाहर आने के प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte या ओवम। हमारा ओवम अब बाहर आ चुका है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे क्या होगा? आगे हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर 72 आवर्स, मैंने 72 बोल दिया,
72 घंटे में 72 आवर्स में अगर स्पर्म इसके पास आ सकता है तो ही प्रेगनेंसी होगी। अगर स्पर्म इसके पास नहीं आएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी और हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। एक बार बहुत आई थिंक मुझे इसको रिव्यू करना चाहिए। हम पहले वाला भी देख लेते हैं कि क्या हुआ है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, हम यहाँ पढ़ रहे थे सेल का डिवीजन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन पढ़ रहे थे फीमेल में। तो रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसको कहते क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल के डिवीजन को, फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको कहते क्या है, oogenesis। ओ मतलब ओवम, ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो ओवम फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है हम ये पढ़ रहे हैं। ओवम फॉर्मेशन हो रहा है 3 प्रोसेस के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि हमारी जो ओवरी है, भाई ओवम जो है ओवरी के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारी ये जो ओवरी है इसकी जो आउटर लेयर है जिसको हमने जर्मिनल एपिथेलियम बोला, ठीक है, इस आउटर लेयर में स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड होके वो मदर सेल्स बनाते हैं। ठीक, मदर सेल्स जैसे ही उन्होंने डिवाइड किया और मदर सेल्स बनाया, हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं हमारा सेकंड ग्रोथ फेज। अब वो जब डिवाइड हुए हैं, मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को बड़ा भी करेंगे आगे फंक्शन करने के लिए, तो उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, हमारा ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने आप की ग्रोथ की, वो किस में चेंज हो गए, प्राइमरी oocyte में चेंज हो गए। ठीक है, प्राइमरी oocyte में चेंज होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब मुझे न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन वो स्टार्टिंग मिल रहा था, उन्हें और न्यूट्रिशन चाहिए जैसे जैसे वो उनकी ग्रोथ हो रही है। सिंपल सी चीज है, जब हम छोटे होते हैं तो कम खाते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी डाइट बढ़ जाती है। सेम, अभी तक ये छोटे थे तो कम खा रहे थे, अब इनकी डाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो इनको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमारे ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स मैंने आपको डिस्कस किया था ना, इन्हीं सेल्स को हम फॉलिकल्स बोलते हैं, जो मैंने लास्ट में आपको बताया। ठीक है, चाहे ग्रेनुलोसा सेल्स बोलिए चाहे फॉलिकल्स बोलिए, दोनों सेम है। ठीक, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ग्रोथ के साथ साथ फॉलिकल्स ने, मैं आपको लिंक बता रही हूँ, ठीक है, जो हमारे फॉलिकल्स थे, जो मैंने आपको बोला था कि वो पहले से ही हमें ओवरी में मिलते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, वो इनको सराउंड करके रखते हैं। ठीक है, सराउंड करके रखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ फैक्टर बढ़ा, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ी, प्राइमरी oocyte की ग्रोथ बढ़ी, वैसे वैसे फॉलिकल ने अपनी एक और लेयर को बढ़ा लिया, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, जैसे ही फॉलिकल की एक और लेयर बढ़ी, उसको हमने बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन का आपको क्लियर हुआ होगा कि न्यूट्रिशन कैसे लेयर बढ़ रही है, फॉलिकल की लेयर कैसे बढ़ रही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट है हमारा मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लाई हो गया, ग्रोथ हो गया, अब मेच्योर होगा, क्योंकि क्या है, क्या करना है उसे, अब मेच्योर होके अपने आप को बढ़ा के बाहर निकलना है फॉलिकल की चेन को तोड़ के। ठीक है, तो मेच्योर होगा, देखते हैं कैसे होगा। तो मेच्योरेशन फेज में प्राइमरी जो oocyte था हमारा, वो मेच्योर होगा विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन। आगे देख लेते हैं। ठीक है, हम वहीं पे आ गए। जैसे जैसे वो प्यूबर्टी एज में आती है, ठीक 13-14 साल की जैसे भी वो लड़की हो गई, ठीक यहाँ पे क्या हो गया, मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो गया। साथ ही में फॉलिकल्स ने क्या किया, अपनी थर्ड लेयर को तैयार कर लिया। ठीक है, ये सेकंड लेयर थी, ठीक है, ग्रोइंग फेज तक थी। अब मैच्योरेशन फेज में थर्ड बड़ी वाली लेयर स्टार्ट हो गई, लेकिन इसकी भी ग्रोथ बढ़ गई। ठीक है, तो ग्रोथ प्राइमरी oocyte की भी ग्रोथ बढ़ गई। अब मैच्योरेशन में सिंपल सी चीज है, दो टाइप के डिवीजन हो रहे हैं, जैसे हमने मियोसिस बोला है, मियोसिस डिवीजन में दो चीजें बन रही हैं। एक है हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरा है हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हमारे बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडरी oocyte हमारा बन गया। ठीक, सेकेंडरी oocyte जो है ये आगे चल के लास्ट स्टेज में ओवम बन जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब ये बहुत ज्यादा मेच्योर हो गया, अब ये अंदर स्टे नहीं कर सकता। इसने क्या किया, थर्ड वाली लेयर को तोड़ दिया। ये देखिए लेयर फट गई है, जिसे हम रप्चर कह रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाली लेयर को तोड़ने के बाद रिलीज हो गया, वहां से रिलीज हो गया, और इसको हमने क्या कह दिया, ओव्यूलेशन। ठीक है,
ये रिलीज हो गया। ये रिलीज होने के बाद आगे ये चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा वो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज नहीं किया तो इसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू रहेगी। सो और ये कॉर्पस ल्यूटियम भी हम आगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ही डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको डिवीजन क्लियर हो गया होगा। 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे ओवरी के अंदर के सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियल के सेल्स मल्टीप्लाई होकर मदर सेल्स बनाते हैं। उसके बाद ग्रोथ आ जाता है। ग्रोथ में हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उन्हीं सेल्स का, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब प्राइमरी oocyte बाद में सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा कौन से फेज में, मेच्योरेशन फेज में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा, जब प्यूबर्टी स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तब मेच्योरेशन फेज हमारा स्टार्ट होगा। मेच्योरेशन फेज जैसे ही स्टार्ट होगा हमारे फॉलिकल की 3rd लेयर बन जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, उस 3rd लेयर को रप्चर कर देगा, तोड़ देगा, बाहर निकल आएगा, तब हम इसे कहेंगे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, ठीक। और 72 आवर्स के अंदर अंदर स्पर्म्स के पास आ गया तो ये ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल।